नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित होते हैं, उस पर ढेर सारी बातें करते हैं और वो बातें तो करते ही करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। यह टॉपिक है विदेशी पत्रकारों से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने बहुत कुछ जाना, एक एक आंदोलन के बारे में जाना, भारतीय साहित्य के बारे में जाना, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जाना, जिन जिन पुस्तकों की रचना हुई, जिन जिन पत्रिकाओं की रचना हुई, प्रकाशित किए गए, उन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ों को जाना है। तो अब बारी आती है जो विदेशी पत्रकार थे, क्योंकि कई बार परीक्षा में यह देखा जाता है कि पूछ लिया जाता है कि विदेशी पत्रकार जो तत्कालीन समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में आकर के न्यूज को कवर कर रहे थे। जैसे अभी क्या है कि जैसे मान लो अभी ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है या कहीं भी इंटरनेशनल मोर्चे पे अगर युद्ध चल रहा है तो भारतीय पत्रकार, यहाँ के न्यूज चैनल वाले भी वहाँ जाते हैं ना, न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए, न्यूज कवर करने के लिए, और वहाँ से अपने को क्या होता है, सीधा प्रसारण करके दिखाया जाता है। तो इसको इसी तरीके से समझिए कि तत्कालीन समय में, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में, जो राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को कवर करने के लिए विदेश से भी बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे आकर के काम कर रहे थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अंग्रेजी कदम थे, जो अंग्रेजी दमन चक्र चलाया जा रहा था, उसको उजागर करने का प्रयास किया। विश्व पटल पे उस दमन चक्र को जो है ला करके रखा, दुनिया के लोगों को बताया कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के लोग जो हैं ये भारत में किस तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं, किस तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं दोस्तों। और इसके पीछे के एक वैलिड कारण भी है। वो क्या है कि जैसे 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया था, ठीक है। इसके साथ ही जो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का था, इन अधिनियमों के माध्यम से, इन कानूनों के माध्यम से जो है भारत के अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन थे, पत्र पत्रिकाओं को जो प्रकाशित किया जा रहा था, उस पर पाबंदी लगाई गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें जो राष्ट्रवादी विचार का प्रसार हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं बाधित करना अंग्रेजों का उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। तो हुआ क्या था, एक क्षण के लिए ऐसा भी समय आया था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जितने भी बड़े बड़े भारतीय पत्रकार थे, जो लेखक थे, जो प्रकाशित करते थे समाचार पत्रों को, पुस्तकों पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, वास्तविकता से अवगत कराने का प्रयास करते थे, तो इन दमनकारी अंग्रेजी कानूनों की वजह से जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें, अगर भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 की बात करें, तो इन अधिनियमों के माध्यम से क्या हुआ था कि दमन चक्र चलाया प्रेसों के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी भारतीय संपादक थे उनमें से अधिकांश को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या हुआ, एक शून्यता की स्थिति पैदा हुई कि भाई भारत में जो घटनाएं हो रही हैं तो उसको जो उजागर करने वाले लोग हैं, जो मीडिया बंधु हैं, जो पत्रकार हैं, जो पत्रिकाओं समाचार पत्रों को प्रकाशित करते थे, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या है, अब ये एक अंधेरी कोठरी के समान हो गई जिसमें के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है कि भारत में अंग्रेज किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को दबा रहे हैं, किस प्रकार से दमन चक्र चला रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं परिस्थितियों में यह जो शून्यता की स्थिति यहाँ पे पैदा हुई थी, जब अधिकांश बड़े भारतीय पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके पत्रिकाओं, उनके प्रकाशन पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, तो कुछ विदेशी पत्रकार बंधु थे जो भारत के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। तो जो ये शून्यता की स्थिति बनी थी, इस शून्यता की स्थिति में यही पत्रकार बंधु, जो विदेशी पत्रकार बंधु राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करने के लिए भारत आए थे, तो इन्होंने अपने कवरेज को दुनिया के सामने रखा, ठीक है ना। अपने संदेशों को, जो भी घटनाएं यहाँ पे घट रही थी, उसको दुनिया के सामने रखा, ठीक है। लोगों को बताया, गुपचुप तरीके से भेजा, इंग्लैंड भेजा,
अमेरिका भेजा और वहाँ के अखबारों में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो अंग्रेजों के द्वारा दमन चक्र चलाया जा रहा था, जिस प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे थे, उन सबको विदेशी धरती पे विदेशी मीडिया के द्वारा जो है उजागर करने का प्रयास किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है उपनिवेशवाद के हस्तांतरण का नैतिक दबाव पैदा हुआ जब दुनिया के अन्य देशों के लोग भी इस बात को, इस समस्या को जाने समझे, तो इन विदेशी पत्रकारों में, जिनमें वेब मिलर का नाम बड़ा प्रमुखता से लिया जाता है, लुई फिशर का नाम बड़ा प्रमुखता से लिया जाता है, तो हम उन सब के बारे में एक एक करके जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है उनके कवरेज जो वो कर रहे थे, तो किस आंदोलन को उन्होंने कवरेज किया, ठीक है ना, उससे जोड़ करके महात्मा गांधी जी से कब मिले थे, कहाँ मिले थे, इन सब चीज़ों को जोड़ करके परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय संपादकों के बारे में, पत्र पत्रिकाओं के बारे में हमने बहुत कुछ जाना पढ़ा, तो थोड़ा हम जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विदेशी पत्रकार थे जो भारतीय धरती पे काम कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, सूचना को दुनिया के नज़रों में ला रहे थे, उजागर कर रहे थे, उनके बारे में जो जानना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमने देश को आज़ाद तो करा ही दिया है, ठीक है, माउंटबेटन योजना के माध्यम से हमने देश को आज़ाद करा दिया था, तो मुझे लगा कि यह प्रसंग कहीं छूट ना जाए, और अगर छूट जाता है चीज़ें तो परीक्षा हॉल में अगर सवाल पूछ लिया जाता है तो फिर परेशानी होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को दोस्तों हमने चुना है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, जितने भी प्रमुख पत्रकार तत्कालीन समय में थे और जो रिपोर्टिंग कर रहे थे और दुनिया के सामने भारत में जो कुछ चल रहा था उसको उजागर कर रहे थे। तो उसमें अगर हम प्रमुख नामों की बात करें तो एक प्रमुख नाम है लुई फिशर का। यह लुई फिशर की प्रतीकात्मक तस्वीर है, इनको आप देख सकते हैं। तो ये लुई फिशर जो थे दोस्तों, ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है, एक अमेरिकी पत्रकार थे, लेखन का कार्य भी ये करते थे। लेकिन भारत में जो इन्होंने रिपोर्टिंग का कार्य किया वो कब किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुखता से जो है यह काम कर रहे थे। कब? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, इन्होंने अपना व्यापक जो है कवरेज दुनिया के सामने लाया था, ठीक है। इसी समय जो है ये महात्मा गांधी से भी मिले थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने से पहले महात्मा गांधी के सेवा आश्रम नामक, सेवाग्राम नाम का आश्रम महात्मा गांधी का था, तो वहाँ पे ये महात्मा गांधी के साथ रहे थे, ठीक है ना। लगभग एक हफ्ते से अधिक समय तक सेवाग्राम आश्रम में ये रहे थे लुई फिशर, ठीक है दोस्तों। और ये अमेरिकी उदारवादी जनमत को भारत के पक्ष में मोड़ने में जो है बेहद सफल रहे थे। ये अमेरिकी पत्रकार तो थे ही, तो ये अपनी रिपोर्टिंग को, कवरेज को, यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो भी खबर इनके पास आती थी, जो भी घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही थी, तो उसको ये अमेरिका भेज देते थे और वहाँ के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र में जो है उसको कवरेज स्थान दिया जाता था, छापा जाता था। तो चूंकि वहाँ पे जो उदारवादी जनमत वाले लोग थे, मत वाले लोग थे, तो वो भारत के साथ उनकी संवेदना जुड़ती चली गई। इसमें जो है इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान लुई फिशर का रहा था, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के साथ ये सेवाग्राम आश्रम में लगभग एक हफ्ते से भी अधिक समय इन्होंने बिताया था। और इन्होंने जो महात्मा गांधी के साथ साक्षात्कार किया था महात्मा गांधी का, तो उसको आधार बना करके ए वीक विद गांधी नाम के एक पुस्तक भी प्रकाशित किया था। ए वीक विथ गांधी, ये गांधी मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए वीक विद गांधी जो है ये किसकी की रचना है? तो लुई फिशर ने इसकी रचना की थी। महात्मा गांधी का जो इन्होंने साक्षात्कार किया था, उसके बाद सेवाग्राम आश्रम में जो रहे थे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी घटना घट रही थी, उन सब के बारे में इन्होंने विस्तार से इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो है इन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम का एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा था महात्मा गांधी के जीवन पे। ये पहला वाला तो ये है कि सेवाग्राम आश्रम में जो महात्मा गांधी के साथ रहे थे लुई फिशर, तो उसके बारे में ए वीक विथ गांधी इन्होंने लिखा था। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया था तो इन्होंने एक महात्मा गांधी के जीवन पे जो है एक पुस्तक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है ना। और इसी पुस्तक को आधार बना करके जो है रिचर्ड अटनबरो के निर्देशन में गांधी नाम की एक मूवी भी बनी थी दोस्तों,
गांधी नाम की एक प्रसिद्ध मूवी बनी थी और इस गांधी नाम की मूवी ने जो है कई सारी श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त किया था, इसे ध्यान रखेंगे। और इस गांधी नाम की मूवी का निर्देशन किसने किया था? ये रिचर्ड एटनबरो, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये भूमिका लुई फिशर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रही थी। अब हम बात करते हैं वेब मिलर की, ठीक है। वेब मिलर भी एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे तत्कालीन समय में, ठीक है ना, और इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कवरेज किया था। ये मुख्य रूप से अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है, और यूनाइटेड प्रेस से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? यूनाइटेड प्रेस से संबंधित एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, ठीक है। और इनका जो सबसे व्यापक कवरेज है, इनके अगर सबसे महत्वपूर्ण कवरेज की अगर हम बात करें, जिसको इन्होंने उजागर किया था दुनिया के सामने वैश्विक मंच पे, वो क्या था? घरसाना सत्याग्रह। जो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गुजरात के वलसाड जिले में है घरसाना। ये घरसाना सत्याग्रह जो हुआ था, कहाँ हुआ था? यह गुजरात के वलसाड में है, ठीक है। तो यहाँ पे घरसाना सत्याग्रह हुआ था। तो इस घरसाना सत्याग्रह का जो है आंखों देखी विवरण इन्होंने जो है दुनिया के सामने उजागर किया था, रखा था। और ब्रिटिश शासन के, चूंकि घरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही थी? सरोजिनी नायडू, इसे ध्यान रखेंगे। घरसाना सत्याग्रह, हालांकि ये सारी बातें जो है हमने पिछली कक्षाओं में बहुत ही डिटेल से किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये सरोजिनी नायडू जो थी, इन्होंने घरसाना सत्याग्रह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। सरोजिनी नायडू ही प्रमुख नेतृत्वकर्ता घरसाना सत्याग्रह की रही थी। और चूंकि यह महिला भी थी और इनके ऊपर अंग्रेज जो है लाठियां बरसा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका मन बड़ा, वेब मिलर का मन बड़ा व्यथित हो गया था। और वेब मिलर ने लिखा था कि एक पत्रकार के रूप में मैंने अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में, जो मैंने पत्रकार के रूप में काम किया है, अनेकों विद्रोह को हमने कवर किया है, अनेक युद्धों को, सैन्य क्रांतियों को हमने कवर किया है, लेकिन घरसाना जैसा भयानक और दर्दनाक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ठीक है ना। तो ये विवरण किसका है? यह विवरण जो, यह उक्ति जो है, यह वेब मिलर का है। तो घरसाना सत्याग्रह के दौरान, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वेब मिलर ने भारत में पत्रकारिता की थी और दुनिया के सामने अंग्रेजी निरंकुशता को, अंग्रेजी बर्बरता को जो है इन्होंने उजागर किया था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अगर पूछा जाए तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ये वेब मिलर जो थे, इन्होंने अपने रिपोर्ट को 1000 से अधिक अखबारों में छपवाया था, सबको इन्होंने भेज दिया था, ठीक है ना। जहां जहां ये भेज सकते थे वहां वहां इन्होंने घरसाना सत्याग्रह से संबंधित रिपोर्ट भेज दिया था। तो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के अखबारों में, लगभग 1000 से भी अधिक अखबारों में जो है इस खबर को छापा था, ठीक है ना। और जो अंग्रेज खुद को सभ्य समाज का द्योतक बताता था, सभ्य समाज का प्रतिनिधि बताता था, तो घरसाना सत्याग्रह में की गई बर्बरता ने जो है अंग्रेजों के सभ्य शासन का जो मुखौटा वो पहना हुआ था, उसको दुनिया के सामने ला करके उस मुखौटे को रख दिया था दोस्तों। लोगों को वैश्विक स्तर पे पता चला, भिन्न भिन्न देशों के लोगों को पता चला कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है किस प्रकार से बर्बरता भारत के अंदर कर रही है, ठीक है ना। घरसाना में पुलिस की बर्बरता इतनी भीषण थी कि इनके मिलर के टेलीग्रामों को भी अंग्रेजों के द्वारा जो है रोक दिया गया था। लेकिन इन्होंने, चूंकि इनको आशंका तो थी कि भाई अब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी व्यवस्था जो है बना ली थी पहले ही, इस आशंका को देखते हुए कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनको परेशान किया जाएगा, इनको रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी। तो इन्होंने गुप्त तरीके से जो है सेक्रेटली इन्होंने ट्रांसमिट कर दिया था अपने रिपोर्टों को बाहर, ठीक है। तो इनके रिपोर्टों को जो है 1000 से भी अधिक अखबारों ने दोस्तों दुनिया में छापा था। यह इतना महत्वपूर्ण रहा था। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण नाम बेंजामिन गाय हार्निमैन की। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, बेंजामिन गाय हार्निमैन ने, ठीक है। ये द बॉम्बे क्रॉनिकल के ब्रिटिश संपादक थे, ठीक है।
द बॉम्बे क्रॉनिकल जो प्रकाशित होता था उसके ये ब्रिटिश संपादक थे। तो यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। द बॉम्बे क्रॉनिकल कहाँ से प्रकाशित होता था? भारत में बॉम्बे से प्रकाशित होता था, ठीक है। तो उसके ये चूंकि ब्रिटिश व्यक्ति थे तो ये ब्रिटिश संपादक थे बेंजामिन, ठीक है। और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है बहुत अच्छे से कवर किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो नृशंसता की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा जो गोलियां बरसाई गई थी निहत्थी भीड़ के ऊपर, उसका इन्होंने व्यापक कवरेज दुनिया के सामने पेश किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए तो गलती नहीं करना है, क्योंकि इनके कवरेज के बारे में, जिस आंदोलन के दौरान ये अपनी भूमिका का निर्वाह भारत के अंदर कर रहे थे, उस आंदोलन से जोड़ करके हो सकता है कि कूट से मिलाने के लिए आपसे पूछ लिया जाए, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था द बॉम्बे क्रॉनिकल को, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता ने जो शुरू किया था तो 1913 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। ये बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? 1913 ईस्वी में। किसने प्रारंभ किया था भारत के अंदर? फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। तो फिरोज शाह मेहता ने जो है इनको, बेंजामिन गाय हार्डमैन को जो है इसके बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादकत्व की भूमिका निभाने के लिए, संपादन के लिए जो है आमंत्रित किया था। क्यों? क्योंकि उसके एक रीजन थे। रीजन ये थे कि जो ये बेंजामिन हार्डमैन थे तो ये द स्टेट्समैन में पहले काम करते थे, और द स्टेट्समैन में जो ये काम करते थे तो अपने कार्य के दौरान इन्होंने भिन्न भिन्न जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उस नीतियों की जो है इन्होंने आलोचना भी की थी। तो इसलिए फिरोज शाह मेहता को यह एहसास हुआ यह व्यक्ति जो है सही व्यक्ति है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो कुरीतियां, जो गलत चीजें हैं, गलत बातें हैं, उसकी आलोचना करता है निष्पक्षता के साथ। तो इसलिए उन्होंने जो है इनको द बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन का कार्य सौंपा था, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जब 1919 ईस्वी में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने पूरे पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया था, तो और खबरों पे, अब चूंकि मार्शल लॉ लगा दिया है तो खबर बाहर नहीं जाए, इसका भी उसने ध्यान रखा था अंग्रेजी सरकार ने, ठीक है। तो सेंसरशिप लागू कर दी थी, ठीक है। इस क्रूरता की तस्वीरें भी जो है गुप्त तरीके से इन्होंने जो है दुनिया में भिन्न भिन्न अखबारों में, खास करके द डेली हेराल्ड तक इन्होंने पहुंचा दी थी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। और इनके साहसी कदम से नाराज होकर के ब्रिटिश सरकार ने जो है अप्रैल 1919 में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्टिंग की बात हुई, दुनिया के सामने यह नृशंसता बर्बरता सामने आ गई, तो इसी समय जो है ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो है देश निकाला दे दिया, भारत से बाहर भेज दिया गया, मतलब वापस जो है इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका हार्डमैन ने निभाई थी। द बॉम्बे क्रॉनिकल की जो हमने बात की वहां से भी जोड़ करके इनके बारे में पूछे जा सकते हैं सवाल, तो इसे गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं एस.डब्ल्यू. नेविंसन की। एस.डब्ल्यू. नेविंसन ने भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है। ये जो थे ये द मैनचेस्टर गार्जियन के पत्रकार थे, ठीक है। कब, कहाँ के, किस अखबार में ये लिखते थे? द मैनचेस्टर गार्डियन, इसे ध्यान रखेंगे। इनकी संबद्धता के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। द मैनचेस्टर गार्जियन में ये लिखते थे और ये एक ब्रिटिश पत्रकार थे, ब्रिटिश मूल के व्यक्ति थे। और जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 ईस्वी में, 1905 में जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो उसी समय इन्होंने जो है नवीनसन ने जो है भारत का दौरा किया था और भारत के अंदर जो भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वदेशी का प्रचार और अंग्रेजी वस्तुओं, विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था, उसका इन्होंने जो है पुरजोर समर्थन भी किया था, इसे ध्यान रखेंगे। और इसका व्यापक कवरेज भी किया था दोस्तों, दुनिया के सामने चीज़ों को इन्होंने पेश किया था। अब बात करते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बारे में। इनके बारे में आप हो सकता है कि पहले से भी जान रहे हों। भारत में जो है, भारत के पत्रकारिता की अगर बात करें तो इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की का दोस्तों, ठीक है। भारत में जो सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो कौन सा था? आपने पहले भी निश्चित रूप से पढ़ा, मैंने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया हुआ है। तो द बंगाल गजट जो है, इस द बंगाल गजट जो है यह भारत का
पहला समाचार पत्र था। पहली बात तो ये, यहीं से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तब बंगाल गजट, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, और ये विदेशी पत्रकार थे। लेकिन ये ऐसे पहले विदेशी पत्रकार थे जिन्होंने कंपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और प्रेस की स्वतंत्रता की नींव रखी थी दोस्तों। ठीक है ना, पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही थी और इसलिए इन्होंने भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ठीक है, अब बात करते हैं विलियम वेडरबर्न और विलियम डिग्बी की। विलियम वेडरबर्न और विलियम डिग्बी, ये विलियम वेडरबर्न जो थे दोस्तों, ये है विलियम वेडरबर्न। तो ये अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन, जो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी इन्होंने जो है दोस्तों अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और फिर 1910 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता की थी, इसे ध्यान रखेंगे। ये ब्रिटिश अधिकारी थे, लेकिन उसके उपरांत भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, एक 1889 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने, और फिर 1910 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में एक व्यक्ति थे जॉर्ज यूल ने भी जो है कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार की थी, इसे ध्यान रखेंगे। ये दो ऐसे ब्रिटिश व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। यह दूसरी छवि जो देख रहे हैं ये विलियम डिग्बी का है दोस्तों। ठीक है ना, ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव रखते थे। ठीक है, ये दोनों ब्रिटिश नीति निर्माता थे। ठीक है, और लंदन के अंदर जो है ये इंडिया नामक प्रतिष्ठित पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। किसने? विलियम वेडरबर्न और विलियम डिग्बी ने मिलकर लंदन के अंदर इंडिया नामक प्रतिष्ठित पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, और यह पत्रिका जो थी ये ब्रिटिश जनता, अब हर देश में जैसा कि आप जानते हैं ना कि हर देश में दो धड़े होते हैं समाज के अंदर। कुछ होते हैं जो एक बात को सही ठहराते हैं, कुछ होते हैं जो उसी बात को गलत ठहराते हैं। ठीक है, तो जो भारत समर्थक लोग थे उनकी संवेदना भी इनसे जुड़ी हुई थी। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन और जो अंग्रेजों ने जो कुकृत्य किया था, देश को गुलाम बनाया था, तो उसके विरोध करने वाले लोग इंग्लैंड में भी तो थे। ऐसा थोड़ी था कि इंग्लैंड के सब जो अंग्रेजी सरकार है उसका समर्थन ही कर रही है कि उसने भारत को उपनिवेश बना लिया, भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ की ब्रिटिश की जनता जो थी, वहाँ की जो संसद थी, तो उनके अंदर जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था। तो लंदन में इंडिया नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। किसने? विलियम वेडरबर्न और विलियम डिग्बी ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज। ठीक है, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, ये उनकी छवि है, ये इन्हें हम संक्षेप में CH एंड्रयूज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हें महात्मा गांधी ने जो है दीन बंधु की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किसे दीन बंधु की उपाधि दी थी, तो महात्मा गांधी ने चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज को जो है दोस्तों दीन बंधु की उपाधि दी थी, इसे ध्यान रखेंगे। दीन बंधु का मतलब क्या होता है? दीन बंधु शब्द का ही अर्थ क्लियर है कि गरीबों का मित्र। तो यह उपाधि, दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था CF एंड्रयू को। ठीक है, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज को। हालांकि ये मुख्य रूप से पत्रकार नहीं थे, पत्रकारिता इनका मूल काम नहीं था। ठीक है,
लेकिन ये लेखन का कार्य करते थे विभिन्न जर्नल्स में। द मॉडर्न रिव्यू जैसे प्रतिष्ठित भारतीय जर्नल्स जो थे, और विभिन्न ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई समाचार पत्रों में जो थे ये लेख लिखा करते थे, ठीक है ना। और जो भारत के अंदर गिरमिटिया मजदूरों की समस्या थी, उन गिरमिटिया मजदूरों की समस्याओं को जो है इन्होंने व्यापक तरीके से उजागर किया था। किसने? CF एंड्रयूज ने। इसे ध्यान रखें, गिरमिटिया मजदूर की समस्याओं को इन्होंने उजागर किया था दोस्तों। और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान भी जो है इन्होंने अपना योगदान दिया था, उनके साथ रहे थे। तो चार्ल्स F एंड्रयूज जो थे, इनको महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। या पूछा जा सकता है कि गिरमिटिया मजदूरों के दयनीय स्थिति को किसने उजागर किया था? तो CF एंड्रयूज ने जो है गिरमिटिया मजदूरों के स्थिति को, परिस्थिति को उजागर किया था दोस्तों। अब हम एक बार जितने भी प्रमुख पत्रकार थे और उनका जो जुड़ाव था भारत के अंदर और जिस राष्ट्रीय आंदोलन से वो जुड़े हुए थे जिस समय में, एक बार उसको संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम है HVW नेविगेशन का। तो ये द मैनचेस्टर गार्जियन से जुड़े हुए थे। भारत के अंदर इन्होंने कब काम किया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी का समर्थन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, तो उसको इन्होंने कवर किया था। और इनकी पुस्तक का नाम है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? HVW नेविगेशन ने। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अगर यहाँ सवाल आए तो गलत नहीं करना है। अब बात करते हैं BG हॉर्निमन की, ठीक है, बेंजामिन गॉय हॉर्निमन। तो ये द बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने कवर किया था न्यूज को, ठीक है। और यहाँ की तस्वीरों को, चूंकि अंग्रेजों ने सेंसरशिप लगा दिया था, लेकिन सेंसरशिप का उल्लंघन करते हुए जो है वहाँ की तस्वीरों को इन्होंने लंदन भेजा था। बाद में इनको जो है देश निकाला दे दिया गया था दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं वेब मिलर की। तो वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है, यूनाइटेड प्रेस से संबंधित थे। और जब नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को घरसाना सत्याग्रह चलाया जा रहा था, तो इन्होंने वहाँ का व्यापक कवरेज दुनिया के सामने उजागर किया था। वहाँ की समस्याओं को दुनिया के सामने उजागर किया था। और इनके द्वारा जो खबर भेजी गई थी आगे भारत से बाहर दुनिया के विभिन्न देशों में, तो लगभग 1000 अखबारों ने, समाचार पत्रों ने जो है उसको प्रकाशित किया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं लुई फिशर की। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार लेखक थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में इन्होंने कब न्यूज को कवर किया था। महात्मा गांधी के सेवाग्राम में यह रहे भी थे लंबे समय तक। और वहीं पे उन्होंने जो महात्मा गांधी का साक्षात्कार किया था, तो उसको कंपाइल करके जो है ए वीक विथ गांधी नाम से जो है एक पत्रिका प्रकाशित की थी। और महात्मा गांधी के जीवन पे आज़ादी के बाद जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की इन्होंने रचना की थी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना किसने की थी दोस्तों? अगर पूछा जाए तो लुई फिशर का नाम याद रखना है, ठीक है। लुई फिशर ने जो है इसकी रचना की थी। और लुई फिशर ने ए वीक विथ महात्मा गांधी की भी रचना की थी, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विलियम डिग्बी की। तो हमने इनके बारे में भी चर्चा डिटेल में किया है कि विलियम डिग्बी जो थे यह इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। और यह इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था दोस्तों? लंदन से होता था। गलती नहीं करना है, आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज को जो है बारीकी से ध्यान में रखना है, समझना है। तो इंडिया का प्रकाशन, इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन विलियम डिग्बी के द्वारा कहाँ से? लंदन से जो है इसे प्रकाशित किया जाता था। और अगर हम इनके समय की बात करें तो कांग्रेस में जिस समय नरम दल का राज हुआ करता था, मतलब वर्चस्व हुआ करता था, उस दौर में जो है यह भारत आए थे, ठीक है ना। भारत आए थे तब जिस समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ही हुआ था, उसके प्रारंभिक दशकों में ही इन्होंने भारत में भी अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में जो भारत की आर्थिक दुर्दशा अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, उसके लिए जो है इन्होंने आवाज उठाई थी।
ठीक है। और इसका संपादन जो है, इंडिया का संपादन विलियम वेडरबर्न के साथ इन्होंने किया था। और विलियम वेडरबर्न के बारे में हमने अभी बात की है कि विलियम वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की, एक तो 1889 ईस्वी में, एक 1889 ईस्वी में, और एक जो है 1910 ईस्वी में। 1889 ईस्वी वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बम्बई में हुआ था। और 1910 ईस्वी वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। इस प्रकार दोस्तों हमने भारतीय पत्रकारिता पुस्तक प्रकाशन के बारे में तो पहले ही पिछली कक्षाओं में बहुत ही विस्तार से जाना है, ठीक है। आज हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रमुख विदेशी पत्रकार थे, जो कवरेज कर रहे थे विभिन्न घटनाओं को और दुनिया के सामने अंग्रेजों की बर्बरता को उजागर करने में अपना योगदान दे रहे थे, उनके बारे में भी जाना है। तो परीक्षा में अगर यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे तो वो आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे। और परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है तो छात्र को लगता है कि अरे ये क्या पूछ लिया, इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आज के सेशन में आपने बड़े विस्तार से एक एक महत्वपूर्ण पत्रकार जो थे, जो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपना योगदान दिया था, पत्रकारिता के माध्यम से दुनिया के सामने ब्रिटिश बर्बरता को उजागर किया था, उनके बारे में आपने आंदोलन के साथ हमने उस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। तो अगर यहाँ से सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसे सही उत्तर करने की स्थिति में होंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जल्द ही एक महत्वपूर्ण नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।